हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सभी बच्चों के जैसे मैसेज आते हैं, रेस्पॉन्स मिलता है, तो इससे लगता है कि बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में 12th एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हैं और जेई नीट का फाउंडेशन भी हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है। सर ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भाई किसकी, लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं बच्चों। और इससे पहले के 4 लेक्चर आपने सारे देख लिए होंगे। रेट की बात करी थी, यूनिट ऑफ रेट की बात करी थी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट की हम बात कर चुके, और टाइप्स ऑफ रेट की हमने बात करी थी, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करी थी, ये सब हमने एवरेज रेट की बात करी थी, ये सब सर हमने पढ़ लिए। और नहीं पढ़ा है बच्चों तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप पहले उनको वहां पर देखें, तब इस पर लेक्चर नंबर 5 पर आए, जिससे आपकी सारी बातें समझ में आती चली जाएं। आज देखिए, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे भाई? वेग समीकरण, रेट इक्वेशन और रेट लॉ की बात करेंगे, जिसको रेट लॉ भी कहा जाता है और क्या कहते हैं, वेग नियम। इसकी आज हम बात करने वाले हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भाई देखो, रेट लॉ की बात करने से पहले एक बात करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है सर, 11वीं की बात मत करो सर, 11 तो हमने यूं ही कर दी थी कई बच्चों ने। तो चलिए मैं बता देता हूं, आप नहीं कहते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम भी बोलते हैं। गुडवर्ग और बागे साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दिया था, क्या कहते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता था? जो रेट है, जो हम रेट की बात करते हैं, वो क्या होती है? रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। एक्टिव मास ऑफ जो रिएक्टेंट का है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ए प्लस बी, भाई क्या बनेगा? ये कोई प्रोडक्ट बना, ये क्या बना? प्रोडक्ट बना। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता था कि आर प्रोपोर्शनल क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये रिएक्टेंट है आपको पता है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का प्रोडक्ट गुणनफल। ये गुडवर्ग बागे ने बताया था कि रेट किसके प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, उसके गुणनफल के प्रोपोर्शनल है। ये बात गुडवर्ग बागे ने बताई थी। और यहाँ पर, और यदि मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? E प्लस एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E प्लस एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो भाई R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों? E और F के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये जो रेट है, गुडवर्ग बागे ने बताया था, R यहां पर क्या है? ये क्या है? रेट, रेट है भाई R रेट है, R इज इक्वल टू क्या है? रेट है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट की एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, इनके गुणनफल के समानुपाती होती है। ये बात किसने बताई थी? गुडवर्ग और बागे ने बताई थी। और यदि इस पर ऐसे कर दें, ये अभी हमने लिखा, क्या लिखा? A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये लिखा। तो R प्रोपोर्शनल क्या हो गया बच्चों? A और B, और इस साइन को मैं हटाता हूं तो R बराबर क्या हो गया? K A, और ये हो, ये जो K है, R तो क्या है? रेट है, और K क्या है? रेट कांस्टेंट बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट, इसको ये, और इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देंगे? और इसको हम बोल देंगे
वेलोसिटी कांस्टेंट। ये बात भी नोट कर लिया। ये बात आप, ये जो के है ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। ये गुडवर्ग वागे ने बात बतलाई थी कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। और भाई के यहाँ पर बच्चों क्या है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। और के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेट भी ज्यादा होगा। क्या होगा, यहाँ ये भी लिख लें, व्हेन के इंक्रीज, मतलब के की वैल्यू बढ़ाते हैं, के बढ़ाते हैं, देन रेट इज ऑल्सो इंक्रीज। के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेग की जो दर है, रेट है, वो अभिक्रिया की दर, रेट क्या है, अभिक्रिया की दर, ये भी बढ़ती है। ये बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये रेट, हमने ये बात समझ ली कि गुडवर्ग वागे ने क्या बात बताई थी। गुडवर्ग वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन में ये बात बताई थी, क्या बताई थी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ई प्लस एफ लिख दें, हम कुछ भी लिख दें तो ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये सर आपने बता रखा है बहुत बढ़िया ढंग से, भाई जानते हो आप। ये बात आप जानते हो कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और रेट किसके समानुपाती है, किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जिसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, इनके गुणनफल के समानुपाती है। और जब इस समानुपाती के साइन को अब हटाएंगे तो बच्चों क्या लगा देंगे, तो क्या बनेगा, के ए बी, और ये क्या बन गया, रेट कांस्टेंट के कहलाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी समझ लें पहले, तब आगे चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुडवर्ग एंड वागे। गुडवर्ग वागे ने दिया 1864 में। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the active mass, active mass क्या, concentration of the reacting species, इनके reacting species के समानुपाती होती है। The concentration of each reactant is raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। जो पावर लगाएंगे इस पर, वो क्या लगाएंगे, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यदि है तो वो पावर में लगा दिया जाएगा। अभी देखेंगे। दिस लॉ इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी बच्चों, जो एक सिंगल स्टेप में होती हैं, वन स्टेप में होती हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। और जो कई स्टेप में होती हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन पर लागू होता है। ये बात हमने देख ली, यहाँ पर नोट कर लें इसको भी, इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी में भी यही बात लिखी हुई है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बात लिखी हुई है। गुडवर्ग वागे ने दिया, तो वाजे कह दें या वागे कह दें, एक ही बात है। 1864 में दिया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता को उसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की घात तक बढ़ाया जाता है। और यह नियम केवल प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक कौन सी हैं, जो वन स्टेप में होती हैं, वन स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो मोर देन वन स्टेप, क्या लिखेंगे, मोर देन वन स्टेप में होती है। जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है कॉम्प्लेक्स, और जो एलिमेंट्री भाई कौन सी हैं, जो एक पद में होती हैं, उनके लिए होता है। और ये बातें हमने यहाँ पर सीख ली है, तो इसको भी आप नोट कर लें। अब देखिए रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं रेट कांस्टेंट की बात कर रहा हूं कि क्या होता है, यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए ये अभिक्रिया थी A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये अभिक्रिया हमने अभी देखी। इसके लिए क्या लिखा था, R बराबर
लिखा था के ए बी, ये लिखा था, ये बात अभी लिखी थी। इस बात को यहां पर भी मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आर बराबर क्या लिखा था, के ए और बी की सांद्रता। ये जो के है ये क्या, रेट कांस्टेंट, ये बात आपने पढ़ रखी है। के बराबर क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, अभिक्रिया स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक किसको कहते हैं, या अभिक्रिया दर स्थिरांक किसको कहते हैं। रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक भी कहलाता है। अब यहां पर देखिए, यदि इसकी कंसंट्रेशन को 1 कर दें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या कर देता हूं 1, इनकी सांद्रता को हम 1 कर दें, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, तो यहां पर आर बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आर बराबर क्या आ गया, के आ गया। कब आया, जब हमने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर दी, 1 कर दी, 1 कर दी, तो के बराबर और क्या आ गया, आर आ गया। तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर है, जब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। इनको एक ले लिया जाए, क्या बोलेंगे कि वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया दर के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, जब अभिकारकों की सांद्रता हमने भाई कितनी ले ली, 1 कर दें। ये बात ही यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है यहां पर देखिए, दर नियतांक या रेट कांस्टेंट को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह अभिक्रिया की दर है जब प्रत्येक अभिकारक, अब ये क्या है, अभिकारक है, इसको अभिकारक समझेंगे, अभिकारक, जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता को 1 माना जाता है, मोलर सांद्रता को क्या माने, 1 माने, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि रेट कांस्टेंट को, के को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। 1 ले ली जाए, भाई इसको 1 कर दोगे, 1 कर देंगे हम इसको, देखिए इसको 1 कर दें तो R बराबर के आ जाता है। तो ये रेट कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करें, पहले करिए फटाफट, यहां से नोट कर लें, तब आगे चलेंगे। हाँ भाई, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब सीख रहे हैं, सारी चीजों को मन से आप कर रहे हैं, साथ के साथ नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, ये बात सीख। अब देखिए, यदि एक रिएक्शन हम ऐसे लिख देते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं C प्लस D इज इक्वल टू प्रोडक्ट, C प्लस D इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखता हूं, तो इसके लिए R बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, आप बता दोगे सर, K और ये C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रेट लॉ की जब हम बात करते हैं, ये कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल बात है। अब मान लीजिए मेरे पास ये इस प्रकार से है, 2A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। एक रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, इसके लिए यदि मैं बात करूं R बराबर, तो क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन, ये बात थी, जो कोफिशिएंट लगेगा यहां पर उसको घात के रूप में, पावर के रूप में लगा दिया जाए, और B की कंसंट्रेशन। ये रेट लॉ की हम बात करें, कैसा है ये रेट लॉ, रेट लॉ ये यहां पर ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और एक्सपेरिमेंटल भी ऐसा ही आया भाई। एक्सपेरिमेंटल की जब बात करी तो वो भी इसी प्रकार आया, सेम
सेम एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट आया। जब रेट लॉ इसका लिखा गया कि R बराबर A की पावर 2 और B, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये हमने सीख रखा है, और जब एक्सपेरिमेंटल इसका प्रयोग करके देखा गया तो यही बात आ रही है। अब जैसे कोई रिएक्शन में लिखता हूं क्या, जैसे PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या होता है, PCl5 होता है। ये एग्जाम्पल लिखते हैं। इन एग्जाम्पल की बात करें, इसके लिए R बराबर क्या होगा, ये होगा PCl3 की कंसंट्रेशन और Cl, ये होगा इसके लिए R बराबर ये होगा। ये कैसा है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और एक्सपेरिमेंटल भी सेम था। एक्सपेरिमेंटल भी इसके लिए क्या था भाई, सेम था। इसको भी नोट कर, एक्सपेरिमेंटल भी इसके लिए सेम था, रेट लॉ। और इसी प्रकार और देखिए एग्जाम्पल, यहां हम बात करें, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस 3H2, वेल नोन रिएक्शन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2NH3। इसके लिए यदि R की बात करता हूं तो N2 की पावर कितनी है, 1, और H2 की पावर भाई कितनी है, 3। ये क्या है, थ्योरेटिकल। रेट लॉ इसके लिए क्या है, ये थ्योरेटिकल है। कैसा है, थ्योरेटिकल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल भी सेम मिला, ये सेम ही मिला। हमने N2 प्लस 3H2 की बात करी, यही बात गुडवर्ग वगैरह ने बताई थी कि प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है रेट, और इसकी जो सोशियोमेट्री होती है कोफिशिएंट, उसको पावर के रूप में लिख दिया जाता है। ये रेट लॉ बन गया इसके लिए। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं, इनको देखो भाई, जैसे 2NO प्लस O2, क्या लिख दिया, 2NO प्लस क्या लिख दिया, O2 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या बन गया, 2NO2। यहां ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। इसके लिए R बराबर क्या आया, क्या आना चाहिए, NO की पावर 2, O2 की पावर 1। ये क्या है, रेट लॉ इसके लिए कैसा है, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो सेम नहीं मिला। यहां पर एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ सेम नहीं था, क्या लिखूंगा, एक्सपेरिमेंटल नॉट सेम। वो क्या था फिर, वो क्या था भाई, यहां पर देखिए, उसके में क्या था, R बराबर NO की पावर 1 और O2 की पावर 2। ये था एक्सपेरिमेंटल। ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल कर आई रेट लॉ की। आप देख रहे हैं कुछ रिएक्शन में तो सेम आ रहा है, कुछ में अलग अलग आ रहा है। यहां पर सेम आ रहा था ऊपर, ये वाली रिएक्शन हमने देखी, और ये वाली रिएक्शन भी आपने देखी, यहां भी सेम आ रहा था। लेकिन जब NO की हम बात करते हैं, NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, तो रेट लॉ चेंज हो जाता है। इसी प्रकार और रिएक्शन की हम बात करें, यहां देखें अभी, देखिए 2H2O2। H2O2 क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो अब मुझे सभी बच्चे, H2O2 क्या होता है, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या देता है, 2H2O प्लस O2 देता है। इसके लिए रेट लॉ की बात करें, R बराबर क्या होगा, अभिकारक क्या है, H2O2 की पावर 2। ये कैसा होगा, थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल रेट लॉ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल इसके लिए क्या आया, अब यहां पर देखिए, एक्सपेरिमेंटल की बात करें, R बराबर क्या आया, H2O2 की पावर 1। ये आया एक्सपेरिमेंटल। ये क्या आया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया
तो ये वैल्यू निकल कर आई रेट लॉ। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर जब रेट लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम रेट को देखते हैं कुछ के लिए सेम आ रही है और कुछ में सेम नहीं आ रही है भाई, तो रेट लॉ क्या बन गया फिर? रेट लॉ क्या बन गया? रेट लॉ ये बन गया, यहाँ पर लिख रहा है, इसको हम देखते हैं भाई रेट लॉ क्या बन गया। क्या कहेंगे? दर समीकरण को उस गणितीय अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त करता है। ये बात हमने देखी। इसमें सांद्रता को किसी घात तक बढ़ाया जाता है जो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक की सोशियोमेट्रिक स्टोकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। कुल मिला के ये इसके बराबर हो भी सकती है और ये क्या है? अभिकारक, और नहीं भी। यही बात लिखिए, रेट लॉ इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denote the rate of reaction in term of the molar concentration of the reactant। यही बात हमने पढ़ी है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ली जाती है रेज टू द सम पावर, कितनी पावर रेज की जा सकती है, विच मे और मे नॉट बी द सेम एज द सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित अभिक्रिया है, उसमें जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसके हमने देखा है कि ये बराबर हो भी सकती है। इसके क्या हो सकती है? बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये क्या कहलाता है? वेग समीकरण कहलाता है। और इसमें आपने देख रखा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है और उत्पाद की सांद्रता की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ ऐसे आता है। ये आपने पढ़ भी रखा है कि ग्राफ कैसे आता है भाई। ये सांद्रता की बात करूं, कंसंट्रेशन लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं? कंसंट्रेशन, और यहां क्या लिख देता हूं? टाइम। रिएक्टेंट का जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, ये तो रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट के लिए भाई कैसे आता है? प्रोडक्ट के लिए बता सकता है मुझे कोई कि प्रोडक्ट के लिए भाई ग्राफ कैसे आता है? ये सर बढ़े, ये प्रोडक्ट, ये तो किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। अभिकारक जिसको बोलते हो आप, अभिकारक के लिए। और ये किसके लिए है भाई? प्रोडक्ट के लिए है, जिसको आप क्या बोलते हैं? उत्पाद के। तो रेट लॉ क्या कहता है कि सांद्रता जो है उसमें जो कोएफिशिएंट है रेट में, वो बराबर भी हो सकता है किसके? जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, और उसके बराबर नहीं भी हो सकता। ये वेग नियम बताता है और इसको नोट करना आपको जरूरी हो जाता है, वेग नियम। तो इसको भी नोट आप कर लें। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन की हम बात करें। सर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या, कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? रेट लॉ एक्सप्रेशंस। रेट लॉ एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन भाई इस प्रकार से है, ए प्लस बी, ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद। ये उत्पाद बन देता है, ये उत्पाद दे। अब इसके लिए R बराबर हम क्या लिखेंगे? R बराबर, कलर चेंज कर देता हूं, सेम ही लिखूंगा। देखो इसे भी कई बार R बराबर क्या, कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए एल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी बीटा। सर ये क्या लिखते हैं? सर ये अल्फा बीटा कहां से आ गए सर? ये तो ए और बी की बात कर रहे थे। जब रेट लॉ की हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तब मैंने क्या लिख दिया? भाई अभी रुक जाओ, अल्फा बीटा भी हो सकता है, या अल्फा और क्या है? अल्फा इज इक्वल टू ए हो सकता है, और क्या लिखूंगा? अल्फा नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी। इसी प्रकार बीटा बी के इक्वल भी हो सकता है, और
बीटा जो है नॉट इक्वल टू बी, अल्फा और बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। अल्फा और बीटा यही तभी हमने सीखा है, रेट लॉ में यही तो सीखा है भाई कि अल्फा बीटा इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यही तो रेट लॉ कहता है। रेट लॉ में यही सीखा है कि सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है कि कंसंट्रेशन ए की जो सांद्रता है वो रेट को कैसे अफेक्ट करती है। ये बात भी आप नोट करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा सजेस्ट, क्या लिखेंगे? अल्फा सजेस्ट हाउ द अल्फा, क्या लिखेंगे? अल्फा सजेस्ट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाउ द कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अल्फा क्या बताता है? यहां देखो, अल्फा ये बताता है, ये अल्फा लगा हुआ है यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अफेक्ट द रेट। क्या लिखेंगे? अल्फा सजेस्ट द हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, क्या लिखेंगे? ए अफेक्ट द रेट। ये बताता है अल्फा कि ए की सांद्रता अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करती है। अल्फा क्या बताता है? हिंदी में कैसे लिखेंगे? अल्फा ये बताता है कि ए की सांद्रता अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करती है। इसी प्रकार ये बीटा, क्या लिखेंगे? बीटा सजेस्ट हाउ द concentration of reactant B affect the rate। ये भाई बीटा बताता है। तो अल्फा और बीटा ये बताते हैं और रेट लॉ का कंक्लूजन ये है कि जो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं ये ए और बी अल्फा और बीटा के बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये बात हमने पढ़ ली, ये सारी बातें पढ़ ली। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे कि यहां पर देखिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, जो दर स्थिरांक के की विशेषताएं क्या हैं। पहली क्या कहती है? के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। पहली बात ये कहती है। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक हो। मान लीजिए एक अभिक्रिया ऐसे ए से बी बनी भाई, इसके लिए के बराबर 5 है, और सी से डी बना, इसके लिए के बराबर 10 है। तो अभिक्रिया की दर किसके लिए ज्यादा होगी? के का मान जिसका ज्यादा होगा इसकी रेट क्या होगी? रेट इसकी कम होगी और इसकी रेट भाई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पहली बात ये है कैरेक्टरिस्टिक के की विशेषताएं क्या हैं कि के का मान अधिक होगा अभिक्रिया की दर क्या होगी भाई? उतनी तेज हो जाएगी, अभिक्रिया की दर मुन्ने उतनी फास्ट हो जाएगी। ये बात आप नोट कर लो और कसम खा लो भूलोगे नहीं ये बात। अब देखिए दूसरी बात क्या कहता है? विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए के का मान भिन्न भिन्न होगा। भाई अभिक्रिया बदलेगी तो के का मान भी क्या होगा? बदलेगा। और के का मान, ये इंपॉर्टेंट बात है, के का मान केवल तापमान पर निर्भर करता है और कुछ पर निर्भर नहीं करता। के का मान किस पर निर्भर करता है? भिन्न अभिक्रिया। पहली बात तो ये देखिए के का मान भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होगा। और के का मान किस पर निर्भर कर रहा है? केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? ओनली के टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर
टेम्परेचर डिपेंडेंट के अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये भी हमने देखी, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एक अभिक्रिया के लिए के का मान तापमान बदलने पर बदल जाता है। तापमान बदलेंगे, तापमान पर ही तो निर्भर करता है भाई, ये तापमान बदलेंगे तो के का मान भी बदल जाएगा। और ये इकलौते एक फैक्टर पर निर्भर करता है भाई दादा, और किस पर निर्भर करता है? के का मान तापमान पर ही निर्भर करता है। तो इस बात को आप कसम खा लो, भूलोगे नहीं। के का मान जितना ज्यादा, अभिक्रिया उतनी फास्ट चलेगी। और के का मान किस पर निर्भर करता है? केवल तापमान पर ही निर्भर करता है और कुछ पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात आप नोट कर लें सारी फटाफट, और इन सब बातों को यहां से नोट कर लें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के हैं, ये सारे जो क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के हैं, जो 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये बात भी हमने सीख ली। तो ये आज हमने सारी चीजें सीख ली कि किस प्रकार से वेग लॉ है, जो रेट लॉ है, इस बात को हमने सीख लिया कि रेट लॉ भाई क्या होता है। वुडवर्ड-वागे ने क्या बताया था 11वीं क्लास में, वहां से आपने पढ़ा है, मैंने बता दिया यहाँ पर कि वुडवर्ड-वागे ने क्या बताई थी। और रेट लॉ में जो अल्फा बीटा ए और बी के जो कोफिशिएंट है उसके बराबर हो सकते नहीं हो सकते। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार आप बने रहें, लगातार आप वीडियोज को देखते रहें, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो उपलब्ध हैं, उनको आप नोट कर कर पढ़ाई करते रहें, जिससे आपका फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग बन जाए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भाई इसका लाभ मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।